आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। आईपीएस बने, मसूरी गए ट्रेनिंग के लिए। एक दिन रात को 12 बजे हमारे घर की बेल बजी। तब हम लोग 10-11 बजे सोने वाले शरीफ सभ्य इंसान हुआ करते थे। वैसे मैं 3 बजे सोता हूँ, 2:30-3 बजे, लेकिन वो एक दौर था जीवन का 6-8 महीने का जब हम जल्दी सो जाते थे। 12 बजे बेल बजी अचानक 2-3 बार, तो हम घबरा गए कि डाकू आए हैं, क्या है, पता नहीं क्या हुआ है। तो बड़ी चिंताओं के साथ दरवाजा खोला कि पता नहीं क्या हो गया। तो सामने साहब खड़े हुए, वहां से क्या किया इसने? तो मैंने, क्या हुआ? आया, पैर छुए, 500 का नोट निकाल के रख दिया। बोले सर पहली सैलरी मिली है, मसूरी से आया हूं। तो फिर हमने कहा, मैंने और मेरी पत्नी तरुणा ने, सबने कहा चलो बैठो खाना वाना खाओ। और नहीं सर, सुबह 8 बजे से पहले ज्वाइन करना है। वहीं से तुरंत वापस भागे। बस हमारे पड़ोस के एक घर में थोड़ी देर रुक के गए, बात करते हुए गए किसी से। चलिए अब मैं मनोज को बुलाता हूँ, वो आए और आपको कुछ ऐसा कहे कि आप लौटे तो उसके बाद आईपीएस से नीचे सोचे नहीं कुछ भी। फिर आइए मनोज। आदरणीय विकास सर, अनुराग जी, श्रद्धा जी और सभी मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात थोड़ा और आगे ले जाऊं, सबसे पहले मुझे लगता है कई चीज़ें भूल जाऊंगा, इसलिए एक चीज़ बोल देता हूं। मैं पिछले 14 सालों से सर्विस में हूं और थोड़ा अपने आप को विद्वान मानने लगा हूं कि अब मुझे बहुत नॉलेज हो गई है। तो कश्मीर मुद्दे पे कई बार बड़े अधिकारपूर्ण तरीके से मैं बहस करने लगता हूँ, कैसा है वैसा है। एक दिन सर का यूट्यूब पर मैंने अभी कुछ दिन पहले कश्मीर विषय पर एक वीडियो देखा और मुझे आदत है सर का सुनने का। सर की बातें जिस लय में जाती हैं, जिस तरीके से जाती हैं, वो मेरे अंदर तक बैठी हुई हैं। वो मैंने पूरा सुना और सुनने के बाद मैंने उनको बोला कि सर अभी 14 साल की सर्विस के बाद इतने सारे सेमिनार सुन लिए मैंने, देश भी गया, विदेश भी गया, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या क्या देख रहा हूँ, पर मैंने आज तक इतने बेहतरीन तरीके से कभी कश्मीर को नहीं समझा जो इस वाले वीडियो से समझा। तो वो जो लय है, वो जो एक बात बताने की कला है, जो अंदर की नॉलेज है, जो बेहतरीन नॉलेज है, उस नॉलेज का इतना ज़्यादा लाभ हुआ है कि आज देश की किसी भी समस्या के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं और श्रद्धा कभी जाते हैं, अनुराग जी कहीं जाते हैं, तो आज भी हम उन्हीं तर्कों को देते हैं जो तर्क हमने आज से 15 साल 16 साल पहले सुने थे। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, चाहे इकोनॉमी हो, कुछ भी हो। तो मुझे कई बार लगता है कि सर का सिर्फ इतना नहीं है कि आप सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट हो जाने के बाद या न हो जाने के बाद भी आप एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन व्यक्ति, बेहतरीन वक्ता, बेहतरीन समझ रखने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। सर को शायद पता भी नहीं होगा, और ये बात सही है, सर को नहीं पता रहती कई चीज़ें। कई ऐसे लोग होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते। सबके लिए उतनी जगह नहीं है, लेकिन जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनके इतर में उन लोगों की बात बताता हूँ जो सिलेक्ट नहीं हो पाते। उसमें से सर अभी इस बार के इलेक्शन में 2 लड़के ऐसे हैं जो एमएलए बने हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग जगहों पर अपने आप को, अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो श्रद्धा ने बोला कि जब ऊंची उड़ान भरी जाती है तो उड़ान आपके पंखों को मजबूत करती है, और पंख अगर मजबूत है तो कभी भी काम आते हैं, किसी भी समय काम आ सकते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो पंखों को मजबूत करने की लड़ाई है। ये जो आप जी रहे हैं ना, वो जीने में कितना खूबसूरत है। जो अपनी रसोई रेस्टोरेंट अभी है क्या मुझे पता नहीं है, अपना रसोई रेस्टोरेंट है, उसके बगल में एक ओम जी रेस्टोरेंट भी था। तो अपनी रसोई में थाली आती थी, शायद मेरे ख्याल से 85-90 रुपये के आसपास की थी। वो थाली खाने के लिए हम 5-5 महीना वेट करते थे, यार ये थाली खानी है, पैसा नहीं है, ये थाली खानी है, पैसा नहीं। फिर हम बेटा अब बोलते थे प्री निकल जाएगा तो खाएंगे। फिर
मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, ये 3 मक्का और मदीना है हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जब भी डिप्रेशन होता है, जब भी डिप्रेशन होता है भाई साहब, ये मैं सोचता हूँ डिप्रेशन सेलेक्ट हो जाने ख़त्म हो जाता है। दिक्कतें तो हमेशा चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। ये अलग तरह की दिक्कतें हैं और किसी सर्विस में अलग तरह की दिक्कतें। ऐसा मत सोचो कि एक बार सिलेक्ट हो गए तो खेल खत्म हो गया, मज़ा आ गया। मज़ा नहीं आता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सर ने जैसा बताया, जिले के कप्तान के रूप में मैंने जहाँ जहाँ काम किया, वो काम हर समय एक निर्णय लेने का होता है, क्षमता का होता है कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं, उस पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी डिपेंड रहती है। तो निर्णय लेने की क्षमता यहीं पैदा होती है, आपके यहीं पर सीखी जाती है, इसी तरह की क्लासेस में सीखी जाती है। इस उपन्यास को लिखने में अनुराग ने जो बहुत बेहतरीन काम किया है और जो एक मैं बोलता हूँ मुझ पर पर्सनल एहसान किया है, वो ये कि इन्होंने जो जो घटा, जो जो हुआ, उसको उस तरीके से पिरो करके सामने दिया उपन्यास के रूप में, जिससे कि ये समझ में आए कि आप अगर ईमानदार हैं, आपके अंदर अगर आगे बढ़ने की ललक है, आपके अंदर अगर अद्भुत क्षमताएं हैं, तो कोई भी परेशानी आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर क्षमताएं, बता रहा हूँ मैं आपको। हर जगह, चाहे कोई भी जगह हो, इतने कम लोग हैं। जितना ज़्यादा तुम आगे बढ़ोगे, तुमको लगेगा कि यार ये लोग कितना कमज़ोर लोग कैसे पहुँच रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि खुद से ईमानदारी बहुत कम लोगों में। उसका तरीका क्या है? आप एक बार शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी आंखों से आंख मिलाइए और बोलिए कि भाई मैं क्या हूँ। अगर तुम कमज़ोर होगे तो तुम्हारा शीशा खुद ही बोलने लगेगा कि यार थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, तो तेरे अंदर ये क्षमताएं नहीं है, ऐसी कमी है। कमियों को दूर करने का खुद से साहस, ये इस किताब में अनुराग जी ने जो लिया है, मैं बताता हूँ आपको। मेरे अंदर अनुराग जी ने इस किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि मैं बहुत महान व्यक्ति था, शुरुआत से बचपन से ही अब्राहम लिंकन बनने के लिए पैदा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। अनुराग जी ने बताया है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां थी जो जन्मजात उस